ना आमतौर पे कहा जाता है कि पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है। मेरे केस में काफी उल्टा है। और जी, ये अलग रहना ज्यादा फायदेमंद है या साथ रहना ठीक रहता है? सर अभी मैं साथ रहा नहीं हूँ। सर हमारे साथ से ज्यादा हमारे बॉन्ड क्रिएट होने से ज्यादा रिकॉर्डिंग क्लब का हाथ है हमारी शादी में। ये तो देखो भाई, बिना मांगे मन की मुराद पूरी हो रही है हमारी। तो देख लो, हमको तो पता भी नहीं है इतना सब कुछ कि कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग क्लब वगैरह का भी हाथ है इसमें। और सबसे बड़ी बात, रिकॉर्डिंग क्लब के साथ साथ ये रेडियो मधुबन, हर साल एक शादी में हाथ होता है, बस कोई बताता है कोई नहीं बताता है। कोई नहीं बताता है, वो बात सही है। तो अच्छा, निर्णय ले लिया शिखा जी, पार्टनर भी पसंद आ गया, फिर आपकी तरह उसको पाने के लिए क्या करें, जरा ये भी तो बताओ। सर ये साल में एक बार ही मुझे घूमने ले जाते हैं, बस रिकॉर्डिंग क्लब के प्रोग्राम में। और कहीं जाने का नहीं होता है। सिर्फ अभी हम शादी के बाद जगन्नाथपुरी ही गए हैं और अब जयपुर का प्लान है शायद। ये बहुत अच्छी बात है। ये तो तो ये भी मतलब अब प्लान हो या नहीं हो, अब तो करना पड़ेगा भाई को। एक फूल खिले तो गुलिस्तान बना देते हैं लोग, पर किसी बेबस को और भी बेजान बना देते हैं लोग। और बहुत मुश्किल हो जाता है जीना उसका, बहुत मुश्किल हो जाता है जीना उसका, जब उसकी कमी को उसकी पहचान बना देते हैं लोग। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज फिर से हाजिर हूं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। और हर प्रोग्राम में हम एक ही कोशिश करते हैं कि किस तरह से समाज में जागरूकता फैलाई जाए और दिव्यांग साथियों के जीवन में, खासकर अपने पैरों पर खड़े हो जाने के बाद शादी ब्याह के मामले में किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, वे कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं और साथ साथ समाज के लिए भी कैसे वो अपना योगदान देते रहते हैं। तो ये सब बातें हम इस हमराही कार्यक्रम के माध्यम से जानने समझने का प्रयास करते हैं, आप सबको भी बताने का प्रयास करते हैं, ताकि ये जो एक सोच बनी हुई है बहुत पुराने जमाने से, बल्कि प्रारंभिक काल से ही, कि अगर कोई किसी तरह की शारीरिक कमी हो तो समाज उस कमी को बड़ी आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां दूर होनी चाहिए। किसी को उसकी कमी के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी योग्यता के आधार पर स्वीकार्यता मिलनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज हमारे मेहमान कौन है और कहां से जुड़ रहे हैं। मुझे तो खैर मालूम ही है, लेकिन आप लोगों को भी बता देता हूं। आज हमारे साथ शिखा जी और रघु जी, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है हमराही कार्यक्रम में। जी सर नमस्कार सभी श्रोताओं को। नमस्कार सर। अब आप सबको करना क्या है, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। तो श्रोताओं, अब आपने सुना रघुनंदन और शिखा को, और आज इन्हीं के साथ हम लोग बातें करने वाले हैं, हमराही कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन आप सब क्या करने वाले हैं, रेडियो मधुबन को सुनते रहें, मुस्कुराते रहें। तो रघु भाई, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप जरा अपने बारे में बताएं। रघु भाई बोलते ही वास्तव फिल्म याद आ जाती है। हाँ रघु भाई। हाँ सर बिल्कुल, बचपन में बहुत देखी है मैंने ये। बहुत देखी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरा नाम था उसमें इसलिए। वही तो। हाँ जी हाँ जी। चलिए, तो सुनने वालों को जरा आप अपने बारे में बताइए कि आपके साथ क्या कोई दिव्यांगता है, क्या आजकल कर रहे हैं, और मूल रूप से कहाँ से आपकी जिंदगी शुरू होती है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम तो आपने ले ही लिया, रघुनंदन खींची नाम है मेरा। और मैं इंदौर में ही बेसिकली 6 साल का था जब आ गया था। और उसके पहले मैं ये बता दूं कि इंदौर से राजस्थान बॉर्डर पे ही झालावाड़ के पास में ही हमारा एक राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे गांव है एक छोटा सा। अच्छा। तो वहाँ से सर मैं निकला हूँ
और निकल के जी। सीधा इंदौर मेरे पिताजी ने यहाँ पे रखा, और फिर यहाँ पे इंदौर में पढ़ाई की मैंने 10th तक। प्रकाश नगर स्कूल था, नौलखा चौराहे पे। फिर मैं अच्छा। 11th में हमने सोचा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर मैं जोधपुर भी रहा हूँ 8 दिन। अरे वाह, हाँ क्या जी बात सर। है। उसके बाद में 11th मुझे शायद वहाँ पे अच्छा थोड़ा सा लगा, लेकिन वहाँ का माहौल थोड़ा सा सेट नहीं हुआ। वेदर और ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो नेचुरल जो चीज़ें हैं उस हिसाब से, तो फिर मैं वापस इंदौर आया और यहाँ से पूरा ग्रेजुएशन किया मैंने। ग्रेजुएशन करने के बाद में मैं पास के ही एक गांव है शाजापुर, शहर है छोटा सा, वहाँ पे जॉब में हूँ LIC में। अच्छा, हाँ जी। तो आपके पेरेंट्स वगैरह आजकल वहीं राजगढ़ में हैं या इधर हैं? सर वो राजगढ़ में है, वहीं हैं। और अच्छा। मैं ब्लाइंड हूँ, पार्शली ब्लाइंड। आप ओके, आपको थोड़ा दिखाई देता है, लो विजन है आप एक तरह से। जी। ओके ओके ओके। तो LIC का जॉब कैसा चल रहा है रघु आपका? सर बहुत बढ़िया चल रहा है LIC का जॉब, बिल्कुल वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे एजेंट एक्चुअली जो सलाहकार होते हैं उन्हीं से मुलाकात होती है हमारी। डायरेक्ट कस्टमर डीलिंग बहुत कम है। कितने साल हो गए आपको LIC में? सर मुझे 5 साल हो गए हैं। हाँ। और अच्छा। मजे की बात यह है कि सॉफ्टवेयर अभी तक नहीं दिया है कंपनी ने, तो देखते हैं, कार्यरत पे है, 5 साल तो हो गए हमें, बाकी देखते हैं। कुल मिला के अच्छा चल रहा है सब। हाँ जी हाँ जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो श्रोताओं, आपने रघुनंदन को सुना अभी, और अब बारी है शिखा जी की। जी शिखा जी, आप भी क्या किसी तरह की मतलब शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं, और उसके साथ साथ अपने बारे में भी बताइए जरा कि आजकल क्या कर रही हैं, और दरअसल जीवन की यादें कहाँ से जुड़ी हुई हैं? सबसे पहले तो सर आपको और रिकॉर्डिंग सबके क्लब के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अपने बारे में तो वैसे आई थिंक मुझे याद है कि मन की यादें प्रोग्राम में भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जितना मैं बता पाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन परिचय से ज़्यादा आज वो बताना ज़रूरी है जिसके लिए आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो मेरा 4 साल की मैं लगभग थी, तब से मेरा एजुकेशन स्टार्ट हो गया था। वो एज जब पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑटो में बिठाते टाइम भी जब स्कूल भेजते हैं तो बहुत केयर करते हैं कि लाइक ठीक से जाए बच्चा, कोई दिक्कत ना हो। उस एज में मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत अवेयर थे, और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। तो जब उन्होंने, एक डॉक्टर है सूरत में, उनको दिखाया, तो मेरे पेरेंट्स को डॉक्टर ने एक ही चीज़ बोली कि कोई मतलब नहीं है, आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, बट एट द एंड आपका, अगर आप वाकई इसके लिए कुछ करना चाहते हो तो इसको पढ़ाओ अच्छी तरह से, यही बस एक काम है जो आप अच्छे से कर सकते हो बीइंग अ पेरेंट्स। तो मेरे पापा ने उस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया, और फिर उसके बाद देवास से मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई 12th तक। बाद में मैंने फिजियोथेरेपी किया अहमदाबाद में, साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी मेरा चल रहा था। फिर स्पेशल BEd किया, और ये सारी फील्ड छोड़ के मैं अभी बैंक में जॉब कर रही हूँ, बैंक ऑफ इंडिया में। हाँ, बताइए बैंक ऑफ इंडिया में अभी मैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर जॉब कर रही हूँ। मतलब करना तो कुछ और था, पर कर कुछ और रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, हाँ, हम आपके बारे में जानकारी जब जुटा रहे थे तो हमें पता चला कि आप राष्ट्रीय स्तर की कवयित्री भी हैं। तो आपका इशारा उसी और है, या कुछ और भी काम थे जो आप करना चाह रहे थे? उस और तो सर कह सकते हैं कि वो भी एक था जो मैं बहुत ज़्यादा शिद्दत से करना चाहती थी, पर जिस सेक्टर में मैं हूँ उसमें अभी उतनी छुट्टियाँ मिल नहीं पाती। पर मेनली मेरा इरादा MSW करके सोशल वर्क में कुछ करने का था, पर उससे पहले ही जॉब लग गई इनकी मेहरबानी से। तो अब बैंक में जॉब कर रही हूँ, तो इनका काफ़ी सपोर्ट रहा, क्योंकि मैं, ठीक है सर, वो आगे वो सारी चीज़ें डिस्कस होगी, पर हाँ ये मैं कह सकती हूँ कि मेरे लिए ये इनसे जो रिलेशन रहा वो एक लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए। मतलब रघुनंदन जी का बहुत बड़ा रोल है आपको, मतलब आज जहाँ है वहां तक पहुंचाने में। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि बहुत बड़ा रोल है, कि मतलब मुझे बताने में कि तुम अभी फिलहाल कहाँ हो और तुम्हें कहाँ पहुँचना है। वो एक आमतौर पे कहा जाता है कि पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है। मेरे केस में काफी उल्टा है। और जी,
बताएं जैसा आप बताएं। जानते ही हैं कि मैं मतलब सोशली एक्टिव भी हूँ बहुत सारी चीज़ों में, और फेडरेशन से भी हाँ नहीं नहीं, कनेक्टेड बताइए हूँ। आप खुल करके कौन से संगठन के साथ आप, क्योंकि जब आपकी मन की आंखों से का जो कार्यक्रम था वो एक अलग तरह का कार्यक्रम था, और हाँ ये हाँ। एक अलग तरह का कार्यक्रम है। आप बता सकते हैं आराम से आप कौन से सोशल फील्ड में कौन से संस्था के लिए क्या कर रहे हैं। अब सर, फेडरेशन को तो खैर मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस फील्ड में होगा जो नहीं जानता होगा। तो फेडरेशन के लिए ही मैं एज ए फीमेल वाइस प्रेसिडेंट एमपी में काम कर रही हूँ। और वाइस प्रेसिडेंट तो क्या कहे, एक कार्यकर्ता ही है साधारण। तो मुझे लगता है शादी के बाद मेरे लिए एक बड़ी बात है कि मैं अच्छी तरह से काम कर पा रही हूँ, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाउंडेशंस के, बहुत अच्छे से, मतलब इनके सपोर्ट से अच्छा काम मैं कर पा रही हूँ। तो ये मुझे एक लगता है कि आपको पार्टनर कम से कम ऐसा तो मिलना ही चाहिए जो आपके टैलेंट को समझे और उसमें आपको सपोर्ट करे। बहुत खूब। तो शिखा जी, आप जॉब देवास में कर रही हैं ना? जी जी, देवास में भी, कोर्ट में और जॉब है सर मेरा। और कहाँ पे, कोर्ट में? हाँ, एक्चुअली बैंक का एक काउंटर है कोर्ट में, तो हमें एडवोकेट्स के साथ डील करना होता है डेली। अच्छा, बढ़िया हाँ बढ़िया, जी। ये और जबरदस्त बात है भाई। मतलब वाकई में काम कैसा, कहाँ करना है, किन के लोग साथ करना है, सब अजब ये गजब है। बहुत, और रघु रघु तो शाहजहाँपुर में है। हाँ, हम लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं इस। कितनी दूरी है दरअसल देवास से शाहजहाँपुर की, हमारे श्रोताओं को अगर आप समझा पाए तो? सर लगभग 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस मायने नहीं रखता क्योंकि हम लोग इंदौर में मिलते हैं वीकली। अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा था कि देवास और शाहजहाँपुर को छोड़ के इंदौर में आप लोगों के मिलने का कार्यक्रम रहता है यूं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। एक्चुअली है ऐसा कि हमने इंदौर में फ्लैट ले रखा है, तो अच्छा। हम दोनों वीकेंड्स पे, मतलब फ्राइडे नाइट हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये मुझे पिक करते हुए आते हैं देवास से, क्योंकि शाहजहाँपुर और इंदौर के बीच में ही देवास पड़ता है। तो हम दोनों यहाँ पे फ्राइडे को आ जाते हैं, सैटरडे संडे वीकेंड बनाते हैं, और मंडे फिर अपने अपने जॉब पे चले जाते हैं। इस तरीके का अभी फिलहाल यही व्यवस्था तो है। आप दोनों की शादी को कितने साल हो गए? सर हमारी शादी को 1 साल 7 महीने हो गए। तो ये माना जाए लगभग 19-20 महीने हो गए हैं ना? हाँ हाँ, तो खैर लगभग। मैं वो सब बातों पे तो बाद में आऊंगा कि कहाँ से मिले, कैसे मिले, वो तो खैर बात मूल होगी ही। लेकिन अक्सर कई बार हमारे सामने इस तरह के प्रश्न आते हैं रघु भाई, जी सर। कि हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, वो वहाँ, अगर कोई, मतलब हम किसी की बात अगर होती है आपस में शादी ब्याह के लिए, तो दोनों अलग अलग जगह रह करके जीवन नहीं चल पाएगा, मुश्किल होगी। हालांकि आप लोगों की दूरी इतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी दूरी तो दूरी है। सप्ताह हाँ में जी 5 दिन आप लोग अलग रह रहे हैं। ये अलग रहना ज्यादा फायदेमंद है या साथ रहना ठीक रहता है? सर, अभी मैं साथ रहा नहीं हूँ, तो सर इसमें डिफाइन नहीं कर सकता। क्योंकि जो अब मैं अगर किसी चीज को अगर डिफाइन करना चाहूंगा साथ में रहने के बाद, तो मुझे जहां अच्छा। तक लगता है थोड़ा सा झुकाव मेरा अलग रहने पे ही रहेगा। अकेले यानी अकेले इंटरव्यू जी। दे रहे होते ना सर, तो बिल्कुल ये 100% आपको एक्चुअल बता देते, पर अभी क्या है ना, आप साथ में दे रहे हैं। डर है अभी ना सर, मैनेजर अभी मैनेजर साहिबा हैं। हाँ, और इतनी तारीफ और कर दी कि भाई इनका हाथ है, उनका हाथ है, ये है वो, इतनी तारीफ भी तो हो गई फिर। थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, लेकिन श्रोताओं देखिए, कई बार दूरी कोई मायने नहीं रखती है जहाँ दिल मिलते हैं। और इन दोनों से बातें करके यही समझ में आ रहा है कि इनका जीवन तो कम से कम बहुत अच्छे से चल रहा है, और इन्होंने उसका एक तरीका भी निकाल लिया। शनिवार रविवार को आराम से मिल लेते हैं, दोनों की ही शनिवार को छुट्टी रहती है। तो सर, जी। इट्स जोक्स अपार्ट, लेकिन एक्चुअली मैं अगर बताना चाहूँ तो जब आप एक रिश्ते में होते हैं और आप मतलब कम से कम 5 दिनों बाद अगर आप मिलते हैं, तो मुझे लगता है रिश्ते में भी एक ताजगी सी बनी रहती है, एक एक्साइटमेंट रहता है आपका। हाँ, मतलब आप कहना चाह रही हैं 5 दिन टेंशन फ्री रहते हैं? नहीं सर, फोन के थ्रू टेंशन देती रहती है। कि 5 दिन मतलब आने वाला है। तो वही है श्रोताओं, अगर इस तरह की परिस्थितियां कभी जीवन में आती हैं तो उसमें पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि ये दोनों लोग कर रहे हैं। तो रघु भाई, आप तो लो विजन हैं, शिखा जी आप टोटली ब्लाइंड हैं, और ये भी एक अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। और आप दोनों लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया और इतनी खुशी से, इतनी ताजगी से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो
अब सीधे आप लोगों के दोनों के मिलने पर आते हैं दरअसल। तो शिखा जी, आप कब से रघु को जानते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। मतलब पहली बार ये नाम आपके जीवन में कब आया? सर मेरे जीवन में अगर पहली बार मैं कहूँ तो ग्रेजुएशन के बाद मैं एक एनजीओ में जॉब कर रही थी, आई थिंक अनुभूति। तो उसी समय में हम लोगों को एक ट्रिप पर ले गए थे अनाम प्रेम के थ्रू। तो वहां पर मैं इनसे मिली तो नहीं कह सकते हैं, मिली तो नहीं थी उस टाइम, पर एक होता ना आपको सुनने में आया ये नाम कि हाँ ये व्यक्ति है। और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, मतलब जैसा कि आप आमतौर पे देखते हैं लोग अपनी बड़ाई करते ही रहते हैं, बढ़ चढ़ के बात करते हैं। उस एक मोमेंट पे मुझे लगा कि ये बहुत ही सिंपल सा एक पर्सन है, बस एक नॉर्मली जैसे आप किसी को एक बार आप देखते हो थोड़ा सा अट्रैक्शन सा हो जाता है कि अच्छा व्यक्ति है वो। उसके बाद वो चीज खत्म हो गई, मतलब मैं अपने कामों में व्यस्त हो गई, ये अपने उसमें इनको तो खैर पता ही नहीं था मेरे बारे में। तो एक छोटा सा एक हल्का सा आकर्षण और फिर वो अपनी अपनी जिंदगी फिर शुरू हो गई। ये कौन से सन की बात रही होगी? आई थिंक ये 2014 या 15 मोस्ट नहीं 14 या 15 2014 के आसपास की ये बात है। जी जी सर। फिर उसके बाद में ये बात आगे बढ़ते बढ़ते 2024 में विवाह तक कैसे पहुंची? ये तो बहुत ही लंबा संघर्ष। हाँ, तो यही तो जानना चाहते हैं हमारे श्रोता भी, तो यही समझने के लिए आज बैठे हुए हैं, मस्ती से सुन रहे हैं आप दोनों को। सर 2014 के बाद हुआ ऐसा कि बाद में हम मेरे कॉमन फ्रेंड के थ्रू फिर हम लोग मिले, और वो भी जनरल मिले। भाई मेरा ये था कि मुझे इस व्यक्ति से एक बार मिलना है। एक रहता ना एक हल्की सी याद तो मन में थी कि ये व्यक्ति एक बार और मिले, कहीं तो मिले। तो वैसे हम दोनों मिले, और उसके बाद में चूंकि फेडरेशन में हम काम करते थे और दोनों काम करते थे, तो दोस्ती तो हो ही गई जस्ट क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छे ऑक्टोपैड आर्टिस्ट हैं और मुझे भी एंकरिंग वगैरह करनी होती थी, तो हम नॉर्मल फ्रेंड्स तो थे ही। मतलब दरअसल मंच ने आप दोनों को मिलवाया? हाँ, मंच ने एक जनरल एक दोस्ती हमारी मंच के थ्रू हुई। फिर मेरा ये इंगेज थे कहीं एक्चुअली। अच्छा। हाँ ये इंगेज थे। ये आपको पता चल गया मतलब? नहीं ये तो मुझे पता ही था कि इंगेज है। अच्छा। फिर हुआ ऐसा कि आप क्या होता है 20 से 25 की एज तक आपको ऐसा लगता है आप तो जो चाहोगे आपको मिल जाएगा। आप तो बहुत ही मतलब एक ग्लैमर हो और आप में बहुत सारी चीजें हैं, और उस टाइम पे था भी कुछ ऐसा ही, एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। हाँ, मतलब आप ऐसा समझते हैं कि आप तो आपको कोई मना कर ही नहीं सकता, उस माइंडसेट के साथ आप रहते हैं। फिर व्हेन आई वाज प्रपोज कि आप पसंद है और इस तरीके से, ही सेड नो, नहीं हो पाएगा, आई एम एंगेज्ड ऑलरेडी। भाई ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। फिर मैंने जमीन आसमान एक किया, क्योंकि जिनके साथ मतलब आखिरकार ये इंटेंशनली भी है कि सेंधमारी करनी है बस, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, जहाँ इंगेज थे वहां से ऑलरेडी इनके कुछ पर्सनल रीजंस के थ्रू वो चीज ऑलरेडी उनका वो हो गया, डिस्प्यूट हो गया आपस में। आपने तो एक तरह से इनको साथ देने का ही आपने काम किया है जी। हाँ, ये डिस्प्यूट इनका आपस में हो गया। आपको अगर याद हो तो हम अजमेर प्रोग्राम में भी एक बार मतलब मुझे आने का अवसर मिला था 2018 में जी। हाँ, तो फिर इनका जो भी डिस्प्यूट रहा हो वो तो एक अलग विषय है, लेकिन मेरा तो था कि अब तो फ्री है, अब तो ट्राई किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। फिर जमीन आसमान एक किया गया। उस समय मुझे समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप हमेशा जो चाहो वो इतना आसानी से मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता है। ऐसा भी नहीं होता है। हाँ, फिर बहुत ज्यादा मुझे सच में बहुत कोशिश करनी पड़ी, 16 सोमवार तक रखने पड़े, मतलब इतनी कोशिश। अरे भाई गजब। पर वो एट द एंड वो थोड़ा सा सक्सेस रहा। और शादी ये कोशिश आपने अपने लेवल पे की या और लोगों से भी के भी माध्यम से भी मतलब करते रहे आप, कि थोड़ा सा अगर इसमें कुछ बता पाए आप, हल्का फुल्का कुछ? सर मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे सबको इन्होंने इतना परेशान किया इतना परेशान किया कि वो लोग मुझे बोलने लग गए कि यार तू क्या है, मतलब इतना कैसे। तो फिर सर इतना कोई चाहता है थोड़ा सा तो मतलब थोड़ी सी दया तो आ ही जाती है। हाँ, थोड़ा सा सुनना पड़ता है। फिर भी मैंने जितनी कोशिश हो सकती है सर मैंने मना करने की वो की, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सा वो आगे आएगा पार्ट।
फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा सा अलग अलग था। मैं भी बहुत बैकवर्ड एरिया से था, गांव में से था बिल्कुल। तो वो जी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहता है, तो उस वजह से मैंने कोशिश की, पर वो कोशिश नाकाम रही, तो हो गया। हाँ, मतलब शिखा की कोशिश कामयाब रही। जी सर, फिर एक रिलेशन तो मेंटेन हो गया। बाद में एक रिश्ते में हम रहे, लेकिन शादी करेंगे ये इस चीज को लेके हम दोनों ही काफी कंफ्यूज थे कि हम शादी कर पाएंगे। लेकिन जब हम चूंकि फेडरेशन के थ्रू हम मिल तो चुके ही थे, एक दूसरे को जानने भी लगे थे, लेकिन हम जब रिकॉर्डिंग क्लब के प्रोग्राम में, तो आपको पता ही है हम काफी समय से आ ही रहे हैं। तो एक बार आई थिंक माउंट आबू में प्रोग्राम 2022 नवंबर 2022। नहीं 2022 नवंबर, हाँ 2022 सही। तो उस समय एक लेक्चर रखा गया था, शायद ब्लाइंड से शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस पे किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने आकर के इस पे लेक्चर दिया था। तो उस चीज ने इनका माइंडसेट बदल दिया कि मुझे तो शादी तो ब्लाइंड से ही करनी, चाहे जो हो जाए। तो शादी वाला जो प्रोसेस है वो वहां से एक बार और हम साथ में भी रहे 6-7 दिन, तो एक वो लंबा टूर था। हाँ, मतलब साथ में, मतलब कि एक थोड़ा समय ज्यादा बिता पाए एक दूसरे के साथ, तो वो एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है ना, आप ज्यादा समझने लगते हैं एक दूसरे को। तो वो उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा, सर हमारे साथ से ज्यादा, हमारे बॉन्ड क्रिएट होने से ज्यादा रिकॉर्डिंग क्लब का हाथ है हमारी शादी में। ये तो देखो भाई, बिना मांगे मन की मुराद पूरी हो रही है हमारी। तो देख लो, हमको तो पता भी नहीं है इतना सब कुछ कि कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग क्लब वगैरह का भी हाथ है इसमें। और सबसे बड़ी बात, रिकॉर्डिंग क्लब के साथ साथ ये रेडियो मधुबन, हर साल एक शादी में हाथ होता है, बस कोई बताता है कोई नहीं बताता है। कोई नहीं बताता है, वो बात सही है। तो इससे भी बड़ी बात ये है शिखा जी कि रेडियो मधुबन हमारा ब्रह्म कुमारी संस्थान का ही एक मतलब ब्रांच है एक तरह से, और ब्रह्म कुमारी संस्थान का वो कार्यक्रम था। बेशक होस्ट जो है वो रिकॉर्डिंग क्लब था, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। और जाने अनजाने ही सही, अगर रिकॉर्डिंग क्लब का इसमें हाथ है और आप लोग इसको मानते हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। और ये बात सच कही आपने, कई लोग तो इसको स्वीकार कर लेते हैं, कई लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। नहीं ये तो है, शादी के लिए को लेकर के, क्योंकि कंफ्यूजन चल रहा था और दो लोगों में जब रिश्ता बनाना हो जिंदगी भर का, तो कुछ समय साथ बिताना, एक दूसरे को समझना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और खासकर जब आपको जरूरत हो और ऐसे में साथ मिले किसी व्यक्ति का, तो फिर रिश्ता और गहरा हो जाता है। ये बात सच है। ये रहा सर हमारे मिलने का मेन प्रोसेस, तो यही था। तो शिखा जी, ये तो रघु भाई की बात रही, लेकिन मतलब शादी के बारे में एक तो सोचना कब से शुरू कर दिया था, नंबर एक। और फिर क्या कभी ऐसा भी हुआ कि इनसे, रघु जी से पहले मतलब आपको लगा हो कि ये व्यक्ति भी, इनसे भी मतलब बात हो सकती है, या मेरे जीवन में ये हैं, या इस तरह की मतलब कहीं कोई चर्चा परिचर्चा, फैमिली खासकर घर वालों ने भी कहा हो कि अब तुम्हारी शादी की बात करते हैं, या इस तरह का भी कोई रहा दौर आपके जीवन में? सर ऐसा तो रिलेशन रहते रहते भी कई बार रहा, काफी लोग देखने भी आए, क्योंकि हमारे रिलेशन में भी उस टाइम फिक्स नहीं था ना कि हम शादी कर ही लेंगे एक्चुअल में। आमतौर पे आजकल ये चीज हो ही रही है, आप भी समझते हैं। तो उस समय इसका कुछ ऐसा नहीं था कि शादी हो जाएगी। तो चर्चाएं दोनों तरफ अपने अपने लेवल पे चल रही थी। इनकी फैमिली में भी इनको देखने के लिए काफी लोग आ रहे थे, मेरी फैमिली में भी। और मुझे तो मतलब क्योंकि सोशली लोग हम दोनों को ही अच्छे से जानते हैं, तो सोशली भी काफी सारे, क्योंकि हमने अपने इस रिलेशन को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया था, तो काफी सारे लोग प्रपोजल भी भेज रहे थे, काफी सारे प्रपोजल आ भी रहे थे इस तरीके से कि हम इनसे की जा सकती है, उनसे की जा सकती है। तो ये सारी चीजें साथ साथ में ही चल रही थी, ऐसा नहीं है। पर जब इनसे ये क्लियर हो गया कि अब इनसे शादी करनी है, उसके बाद किसी भी विषय में सोचना बंद कर दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं एक चीज यहाँ पर समझना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा कहानी में यहाँ थोड़ा ठहराव लाते हैं। दरअसल आप एमपी से हैं, आप दोनों लोग एमपी से हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि जरा इस बारे में भी बताएं, ब्लाइंड गर्ल्स की खासकर वहाँ क्या मतलब स्थिति है। जैसे परिवार, आपके परिवार की तरफ से जब बातें गई, लोग देखने आए मेन स्ट्रीम के भी, तो वो क्या आसानी से मतलब एक वो भाव रहता है कि चलो अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर वही बात घूम फिर करके जो हर जगह की कहानी है कि नहीं ब्लाइंड के साथ थोड़ा मुश्किल है? देखो सर, मैं अगर आपको एक्चुअली बताऊं तो यहाँ ब्लाइंड वाला कंसेप्ट एमपी का मुझे नहीं पता, और पूरा एमपी का मैं नहीं बता पाऊंगी। अपने विषय में अगर मैं बताना चाहूँ तो मेन स्ट्रीम के लोग तो इसलिए आए क्योंकि आप कमा रहे हो, तो आपसे शादी की जा सकती है। वही समझना चाह रहे हैं जी।
है ना। और रही बात पार्शली या बाकी रिलेशंस में, तो बहुत लोगों ने ये बोल के मना कर दिया कि 100% ब्लाइंड है, हम नहीं कर पाएंगे। और ये बात कई बार ये उठ जाता है कि आप में कितना भी टैलेंट हो, आप में कितनी भी ब्यूटी हो, आप सोशल वर्कर अच्छे हो, आप फ्रेंड अच्छे हो, आप सब कुछ अच्छे हो, पर शादी तो के लिए तो हम माफी चाहेंगे। तो ये चीजें तो हुई। और जिसने हाँ किया उसने सिर्फ एक ही चीज देखी कि ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो ओके। और वो नॉर्मल फील्ड से ज्यादा थे उस टाइप के जो रिश्ते थे वो। अच्छा, तो काफी बातें हो गई। अब शिखा जी से थोड़ा सा अब कहानी रघु भाई की तरफ मोड़ते हैं। हाँ, तो रघु भाई, जी सर। वो दौर कैसा रहा जब आप कहीं ऑलरेडी मतलब रिलेशन में थे और फिर वहां से अलग हुए और फिर खुद को संभालना, फिर इस ये शिखा जी का भी जीवन में मतलब आ जाना, तो ये सब उस दौर को जरा याद करते हुए बताइए कि कैसा क्या रहा उस दौरान। उस दौरान सर इतना दुख तो नहीं था क्योंकि शिखा पहले से ही लाइन दे रही थी तो तो मतलब ऐसा था कि हाँ एक्सेप्ट नहीं करना है, लेकिन हाँ फिर भी जो मतलब ऐसा दुख होना चाहिए वो नहीं था, क्योंकि हम लोगों के डिस्प्यूट जो थे वो मेरी गलती से नहीं थे, वो उधर की गलती से थे। तो उस वजह से मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचा उस बारे में, और मैं उससे सीधा आगे बढ़ के और फिर कहीं ना कहीं थोड़े टाइम बाद मैं ऑब्वियसली इसके साथ आ गया था रिलेशन में, एज ए फ्रेंड ही सही, लेकिन फिर भी हम लोगों की बातचीत होने लग गई थी। तो यही था सर हम लोगों का। और शादी का तो फिर शिखा जी ने तो आपको प्रपोज किया रघु, हाँ जी, और आपने स्वीकार भी किया, हालांकि तब तक ये तय नहीं था कि शादी होगी या नहीं होगी। हाँ लेकिन वो कौन सी बात थी जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया कि हाँ अब तो भाई कुछ भी हो जाए, चाहे जीवन साथी शिखा जी को ही बनाना है। सर मैंने कहा ना कि जो माउंट आबू में हम लोग आए थे तब हम लोगों का एक्चुअली क्या होता है ना कि पहले जब मुलाकात हो रही थी तो हम लोगों की ऐसे स्टेज पे या ऐसे ऑफिशियल जगह पे हो रही थी, तो हम पर्सनल नहीं मिल पा रहे थे, ऑफिशियली ज़्यादा मिल पा रहे थे। वहाँ पे जब हम आए 5-7 दिन जब हम मिले पर्सनल लेवल पे मिले, जब मुझे लगा कि टैलेंट का तो पता था मुझे कि बहुत है, लेकिन पर्सनल जब हम मिले उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि हाँ अब शादी इन्हीं से की जाएगी। मेरी सर सगाई भी हो चुकी थी कहीं ना कहीं। अच्छा। हाँ जी। आपने बताया एक बात की और इशारा किया आपने कि आप दोनों अलग अलग समाज से हैं। हाँ। और ये तय हो गया कि भाई अब शादी कर सकते हैं दोनों मिलकर के। फिर परिवार तक बात पहुंचाने का काम कितना मुश्किल रहा और परिवार ने कितनी आसानी से उसको स्वीकार किया, या फिर वो मतलब मामला गड़बड़ी है आज तक भी? क्या रहा उस मामले में, जरा बताइए। सर एक्चुअली मेरे पापा जो हैं वो थोड़े से जाति को नहीं रखते हैं ऊपर। उन्होंने एक्चुअली उनकी तबीयत खराब हो गई थी कुछ टाइम पहले, कैंसर हो गया था उनको पैर में। तो शिखा ने और हम दोनों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, जब हम शादी के मूड में भी नहीं थे फिर भी इसी ने मेरे पापा को जो इसके कनेक्शंस थे सारे यूज़ करके और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिलाया, और उनको भी मालूम था, तो वो जानते थे। बाकी पापा ने हाँ कर दिया तो फिर मम्मी और भैया भाभी और ये लोग तो मान ही गए थे, अंकल वगैरह भी मान गए थे, लेकिन जो दूर के रिश्ते होते हैं वही गड़बड़ करते हैं। उनको तो बुलाया ही नहीं सर शादी में। वही वो रायचंदी जो है खेल खराब करते हैं सारा। हाँ तो वो जी, उन लोगों को बुलाया ही नहीं सर शादी में। तो फिर बाद में सब जगह जाके मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है अभी तो, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्टैंड मेंटेन करके चल रहे हैं ना हमारा। ब्लाइंड होने के बाद भी स्टैंडर्ड जब आपका सही है तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहता। अब वो डिस्कस कुछ भी करते हैं, अब हमें कोई लेना देना नहीं उस विषय पे। बाकी हम मिलते हैं व्यवस्थित, अच्छा व्यवहार भी लोगों का अच्छा है, लेकिन बाद में तो क्या आप जब होता है आपके साथ शिखा जी घर जाती हैं आपके मम्मी पापा के पास में, भाई भाभी के पास में, तो रिस्पॉन्स अच्छा ही रहता है या अभी भी कुछ खटास है हल्की फुल्की? मैं अपने घर जब जाता हूँ सर तो बहुत अच्छा उन लोगों का भी, ये तो अब शिखा ही बता पाएगी किस प्रकार से उनका रहेगा, बाकी मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कुछ है। और आप जब जाते हैं तब? सर मुझे तो बिल्कुल
मतलब ऐसा उनका बस चले तो जमीन पे पैर ना रखने दे, इतना अच्छा है बारे में। हाँ, मतलब शिखा से भी आगे मानते हैं। हाँ हाँ। नहीं नहीं चलिए, सर, बहुत अच्छी बात जो है। चीजें जी। थी वो एक अलग था। इनकी हो गई थी सगाई, लेकिन इन्होंने एक स्टैंड लिया। पापा तो खैर बहुत दयालु प्रवृत्ति के हैं, मेरे जो ससुर जी हैं वो तो स्टैंड तो लेना पड़ा। हालांकि इनको थोड़ा प्रॉब्लम तो हुई, हमको शादी का डिस्कस, इवन हम आपको अगर बताएं तो हमारी शादी कैसे हुई वो भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक स्पॉन्सर थे, एक डोनर कह सकते हैं, वो वैष्णो देवी लेकर के गए थे सारे बच्चों को। ये इसी कंफ्यूजन में थे कि सगाई हो चुकी है, बताना है घर वालों को, सगाई भी खत्म करनी है, लेकिन मैं कैसे बताऊं? पापा की सिचुएशन इतनी खराब है, कैंसर हो चुका है, बताऊंगा उनको कुछ हो गया तो क्या होगा? शादी इस लड़की से कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मतलब मैं किसी को प्रॉमिस कर चुका हूँ, तो बहुत कश्मकश का सब माहौल चल रहा था। तो उसी बीच हम वैष्णो देवी गए। तो वैष्णो देवी में एक जो लेकर के हमको गए थे, विक्रांत ठाकुर जी डोनर हैं। आज तो आज की डेट में तो मैं कहूंगी मेरे भाई हैं वो, लेकिन उस समय सोशली हम कनेक्टेड थे। तो उन्होंने बोला, मैंने उनसे बात की थी एक बार कि हम शादी वादी करना चाह रहे हैं और इस तरीके से। तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने, हम गए हैं 16 तारीख को वैष्णो देवी, उन्होंने कहा 29 तारीख को मेरा बर्थडे और 29 तारीख को तुम दोनों की शादी। वाह, बात खत्म। कि ये क्या हो रहा है, मतलब कैसे? और हम हमारी फैमिली, जो कि आपको पता है वैष्णो देवी में तो फोन वोन थोड़ा बंद भी रहते हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा हमारी फैमिली से पूछा भी नहीं हमने, हम आपको कैसे हाँ कर देंगे? तो बोले सब माता रानी कर देगी, सब कुछ हो जाएगा। और इन्होंने जैसे ही पापा को बताया, और पता नहीं कैसे पर पापा मान गए, सगाई तोड़ने के लिए मान गए कि सब कुछ खत्म, अब इसकी शादी इससे ही होगी। अरे भाई साहब, गजब। मतलब हाँ, और 21 तारीख को फाइनल हुई शादी की। 21 को शादी, मतलब पेरेंट्स को बिठाया उन लोगों ने, सब पूछताछ हुई, और फिर 29 तारीख को हमारी शादी थी। मतलब विद इन 8 डेज हम एक विवाह सूत्र में बंध चुके थे। आपकी शादी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा समारोह रहा था, ऐसा भी हमको पता चला है। हाँ सर, शादी तो मतलब हम दोनों ठीक ठाक ही सैलरी कमा रहे हैं अगर हम सोचे तो, लेकिन हम कभी भी ऐसी शादी अफोर्ड नहीं कर सकते जैसे मूवीज में देखा गया है। शादियों में स्विमिंग पूल के बीच में मंडप, यहाँ तक कि उन्होंने जो बारात निकाली थी वो भी हाथी पर निकाली थी। अरे भाई साहब, गजब। तो शादी तो मतलब, और जितने इंदौर में हमारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स नहीं भी हैं, ब्लाइंड फील्ड से जो कनेक्ट हैं, लगभग काफी लोगों को, 200 से 250 ब्लाइंड पर्सन से शादी में थे। तो शिखा जी, आपके परिवार वालों को समझाने में कोई दिक्कत हुई, या वो लोग तो पहले से ही मतलब कोई सर, उनको दिक्कत नहीं मेरी थी? फैमिली का इतना इशू नहीं रहा एक्चुअली। थोड़ा सा एजुकेशन, अवेयरनेस, सारी चीजें थी। मेरे पापा बहुत कूल है, प्रिंसिपल रह चुके हैं, तो मेरी फैमिली में इस चीज को लेके उतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, और उनको ये पसंद भी वैसे ही थे। तो मेरी फैमिली में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और आज शिखा दुबे जी और रघुनंदन से बात हो रही है। दोनों ही मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, दोनों लोग जॉब करते हैं, और दोनों लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं शिखा जी आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आप टोटली ब्लाइंड हैं, और आमतौर पर टोटली ब्लाइंड गर्ल्स को विवाह के मामले में थोड़ी दिक्कतें ज्यादा आती हैं, ऐसा माना जाता है। कई बार, यानी कहते हैं ना, उनको अपने सपनों का राजकुमार मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो आपने चूंकि अब जो चाहा उसको पाया, तो कोई गुरु मंत्र जो है, आप अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ खास, कुछ संजीदा बातें, कुछ अपने अनुभव से उनके लिए अगर कुछ कहना चाहें, तो मुझे लगता है बहुत लोगों को शायद इससे लाभ मिलेगा। सब पर्टिकुलर अगर शादी के विषय में ही अगर मैं कुछ मैसेज देना चाहूँ, तो मैं एक चीज जरूर बोलूंगी कि हमें शादी करनी है, नहीं करनी है तो किससे करनी है, ये एक एज लिमिट तक हमें डिसाइड कर लेना चाहिए। मैं ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि मेरे भी कुछ अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं इसमें, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि आपकी जो शादी की सही उम्र है उस तक ये सारी चीजें भी कर लेनी चाहिए, किससे करनी है, करनी नहीं करनी, जो कुछ भी है। दूसरा, इस गलत फहमी में तो कभी नहीं रहना चाहिए कि भाई कि आपको तो कुछ भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है। कुछ अगर आपके साथ कुछ दिक्कतें हैं तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, और इस चीज को इंसान को लेके चलना चाहिए। हर बार सबको सब कुछ मिल जाए, ये बहुत संभव नहीं है। और मैं सबसे बड़ी बात, एक बात और बहुत बड़ी कहना चाहूंगी, क्योंकि जो लड़कियां 100% ब्लाइंड है और जो कमा रही है ना, उन लड़कियों के केस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि फैमिली
शादी के लिए एग्री नहीं करती है। उनको एटीएम समझ लेती, कई जगह ऐसा भी कहा जाता है कि ये सच है। एग्जैक्टली वही मैं उसी पॉइंट पे आना चाह रही थी कि उनके साथ ये होता है कि जानबूझ के लड़कों में नुक्स निकाले जाते हैं। मैं सभी केसेस में ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर मैक्सिमम मैंने ये चीज, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया फेडरेशन में भी काम करी, तो ये इस टाइप के केसेस मैंने ज्यादा देखे हैं। तो लड़कियों को सेल्फ डिसीजन लेना आना चाहिए अगर उनको लगता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स के खिलाफ जाएं या भाग के शादी कर ले, कोई गलत कदम उठाए, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि सही समय रहते रहते अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए सही पार्टनर है, तो अपने परिवार से आपको बात करनी चाहिए, उन्हें समझाने का प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि फैमिली के बाद सिर्फ एक हस्बैंड ही है जो आपके साथ हमेशा हर परिस्थिति में खड़ा है। अच्छा, निर्णय ले लिया शिखा जी, पार्टनर भी पसंद आ गया, फिर आपकी तरह उसको पाने के लिए क्या करें, जरा ये भी तो बताओ। आपने तो बात अधूरी छोड़ दी। सर हालांकि खैर ये व्यक्तिगत मामले हैं थोड़े से, लेकिन सभी के केस में सब चीजें ऐसा, जैसे मेरे केस में हुआ सॉल्व, वैसे सबके केस में हो जाए ऐसा जरूरी तो नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि अगर आप पेशेंस रखते हैं और हार्डली और बिल्कुल ट्राई करते हैं, तो डेफिनेटली आप जो चाहते हैं, और अगर वो इंसान खुद अच्छा है, सबसे बड़ी बात, अगर वो आपको मिसयूज करना चाहे तो आप कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति अच्छा है, आप पेशेंस के साथ अगर चीजें डील कर रहे हैं और आप उसको समझा पा रहे, तो आज नहीं तो कल वो डेफिनेटली आपको समझेगा और जरूर आपका हाथ थामेगा। जी, बहुत खूब। तो रघु भाई, अब पिछले 19-20 महीनों का जो अनुभव है, क्या लगता है ठीक है? अब तो हालांकि शिखा जी तो सामने ही है। सर मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है इस मामले में, क्योंकि अब मैं अगर दूसरों की शादी देखता हूँ ना मेरे फैमिली में जी, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। और डिसीजन तो वैसे शिखा ने लिया है तो ठीक है। आपने साथ दिया है जी। हाँ हाँ, तो मतलब बहुत अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि इसका भी कहीं इधर उधर जाना भी होता है तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर नहीं भी है तो भी मैं कहीं ना कहीं भेज देता हूँ। मतलब ये ट्रस्ट वाली बात हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी 5-6 साल से बनी हुई है ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई दिक्कत है। तो रघु भाई, मतलब कभी, हालांकि देखिए जहाँ प्यार होता है वहां तो किसी भी तरह की कोई बाधा या कोई समस्या रहती ही नहीं है, लेकिन फिर भी कभी ऐसे हल्के फुल्के माहौल में भी कभी ऐसा होता है कि डिसीजन जहाँ लेना हो तो शिखा जी भारी पड़ जाती हैं आप पर, या फिर मतलब आप की चल नहीं पाती है, या फिर आप ही चलाते हैं अपनी, क्या मतलब ये थोड़ा सा समझाओ जरा, कैसे रहता है? सर 110% डिसीजन इसी के होते हैं। मैं तो बस फॉलो करना चाहता ऐसा नहीं होता है। तो सर साथ ही यही है, बाकी हम तो ठीक है। हाँ, हम तो ठीक है, हम तो अब वो तो रथ यही ले जा रही है, जहाँ ले जाना है वहाँ ठीक है। हाँ, हाथ हाथ आप पकड़ रहे हैं, रथ ये ले जा रही है। हाँ। नहीं, क्योंकि कई बार मतलब ऐसी छोटी मोटी चीजें कई जगह हो जाती हैं, ऐसा कुछ वो बहुत बड़ा इशू है नहीं, लेकिन फिर भी इन चीजों को भी मुझे लगता है कि नजरअंदाज करना भी अपने आप में एक कला है। नहीं सर, एक्चुअली मतलब एक तो ठीक है, मतलब जोक्स अपार्ट, एक्चुअली हम लोग दोनों अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज़ को। अगर लगता है कि कुछ सीरियस है, हमें दोनों को लगता है, तो हम दोनों डिस्कस करते हैं उस चीज़ को, फिर हम दोनों एक कंक्लूजन पे पहुंच के और फिर हम कोशिश करते हैं कि सॉल्व करें। और मेरा तो यही है कि हर किसी पार्शली व्यक्ति को अगर जमता है तो मुझे लगता है कि ब्लाइंड से शादी जरूर करनी चाहिए। हाँ, ये रघु आपके मन में नहीं आया कभी कि यार मेरे को तो अच्छा खासा दिखता है, मैं मतलब ठीक ठाक हूँ, और मैं क्यों मतलब टोटली ब्लाइंड के बारे में सोचूं? आपके मन में नहीं आया ये प्रश्न कभी? सर बिल्कुल नहीं आया, बिकॉज मैं ना शुरू से बचपन से ब्लाइंड फील्ड में हूँ और मुझे पता है कि ब्लाइंड लोग बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि मैं रहा हूँ ना उनके बीच में, तो कहीं ना कहीं मतलब मेरे मोस्टली दोस्त सारे जितने भी होंगे टोटली ब्लाइंड ही रहते हैं। कहीं चौराहे भी जाना होता था मुझे बचपन में, तो भी मैं किसी ब्लाइंड को पकड़ के ले जाता था, भले ही उसका काम नहीं हो। तो मुझे लगता है कि अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट अगर हो आपकी तो आपको करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात पता चली कार्यक्रम के दौरान कि आप बहुत ही शानदार एक कलाकार भी हैं और ऑक्टोपेड प्लेयर हैं। हालांकि हमने भी आपकी कला के जादू को देखा है,
तो थोड़ा सा इस ये विषय से हट करके है, लेकिन ये जुनून कब से पैदा हुआ और आपने उसमें अपने आप को कैसे पारंगत बनाया, थोड़ा ये भी समझाओ। एक्चुअली सर क्या हुआ था कि कॉलेज के टाइम पे फर्स्ट ईयर में था मैं। शौक तो पहले से ही था मेरा, इंटरेस्ट 10वीं 11वीं से ही था, बट इतना साधन नहीं होता था क्योंकि पेड़ वगैरह और ये सब चीज़ें बहुत महंगी भी आती है। तो सर एक सर थे शर्मा, मुन्नालाल शर्मा सर, उन्होंने एक सर से मिलवाया था मुझे, कपिल सर, यहाँ पे बहुत जाने माने आर्टिस्ट हैं। तो उनके थ्रू मैं बहुत अच्छे से फिर सीखने लगा, और मेरा नीड इसलिए थी ये सीखने की क्योंकि मेरे पास पैसे उतने होते नहीं थे और घर वाले कर नहीं पाते थे उतना, क्योंकि इंदौर में रहना ही एक अलग बात है। फिर थोड़े से शौक भी अच्छे अच्छे थे हमारे, तो हमने फिर उसको पूरा करने के लिए मैंने कोशिश की कि अपने पास कला होनी चाहिए। ना जब तक ठीक है। है या है सर, वो भी तो कंफर्म कर ले एक बार। वही मैं कह रहा हूँ, अगर थे तब तो ठीक है, अगर हैं तो फिर गड़बड़ है। सर अब ठीक है, पूरे हो जाते हैं ना ये सब। चलो फिर आगे। फिर सर मैंने सीखना चालू किया, और मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में 5-6 मंथ्स में समथिंग मैंने पूरा कर लिया था। पूरा तो वैसे कभी नहीं होता, लेकिन इतना कर लिया था कि हाँ, प्रोग्राम में कहीं ना कहीं आप जाओगे तो 1500-2000 रुपये तो इजीली हंस के कोई भी दे देगा आपको। अरे तो बहुत अच्छी बस सर ऐसे ही यही तो जर्नी आज भी है। कार्यक्रमों में जाते हैं आप रघु, ऑक्टोपेड के लिए, या आप सर छोड़ मैं दिया आपने? अब मैंने प्रोग्राम करना छोड़ दिया है, लेकिन ब्लाइंड्स के प्रोग्राम में जरूर जाता हूँ मैं। अच्छा। और फ्री में वॉलंटियर सर्विस से। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन एक बहुत अच्छे मतलब आपने इस कला में अपने आप को मतलब आगे बढ़ाया है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जी सर। जी बहुत अच्छी बात। तो शिखा जी, जैसा कि हमने बताया शुरू में आपके बारे में, अब आगे की बात करेंगे, लेकिन आपके कवयित्री बनने की क्या कहानी है? वो मतलब पहला प्यार है या वो कुछ और है? नहीं नहीं सर, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पापा को लिखने का शुरू से बहुत शौक रहा है, और वो उस लेवल पे नहीं लिख पाए, तो मुझे लगता है मुझ में वो हेरिडेटरी आ गया है। उसमें कुछ भी नहीं, मतलब मैं 6-7 से ही मैंने कविताएं लिखना शुरू किया था, और इवन 12th क्लास में आते आते मेरी एक किताब भी, मन की आंखें करके, वो भी प्रकाशित हुई थी। स्कूल से ही उन्होंने उसको करवाया था। तो वो हेरिडेटरी है उसमें, मतलब मेरे पापा का सपना रहा हो शायद, वो कहीं ना कहीं मैंने पूरा करने की कोशिश की। अच्छा, तो आजकल कहीं जाते हैं प्रोग्राम में आप, या आप छोड़ दिया है सब? सर छोड़ दिया ऐसा तो नहीं कह सकते। आजकल मैं एंकरिंग के प्रोग्राम्स ज्यादा ले लेती हूँ, और मतलब कवि सम्मेलन के लिए तो एक्चुअली क्या समय भी बहुत चाहता है, और उतनी छुट्टियां बैंक से मिल नहीं पाती, तो मेरा फोकस एंकरिंग पे आजकल थोड़ा ज्यादा रहता है। तो हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए आप अपनी लिखी 4 लाइनें कोई सुनाना चाहें? बिल्कुल सर। मैं अभी जैसे आप कह रहे थे, किसी को भी उसकी कमी से नहीं, उसके टैलेंट से पहचाना जाना चाहिए, तो उसी पे मेरी 4 लाइनें हैं कि एक फूल खिले तो गुलिस्तान बना देते हैं लोग, एक फूल खिले तो गुलिस्तान बना देते हैं लोग, पर किसी बेबस को और भी बेजान बना देते हैं लोग, और बहुत मुश्किल हो जाता है जीना उसका, बहुत मुश्किल हो जाता है जीना उसका, जब उसकी कमी को उसकी पहचान बना देते हैं लोग। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये इस कार्यक्रम से भी मिलती जुलती पंक्तियां हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब शिखा जी थोड़ी सी बात करते हैं। आपने बताया आप सोशली काफी कनेक्टेड हैं फेडरेशन में, आपने जैसा कि बताया, तो बेसिकली वहाँ पर क्या अनुभव रहता है आपका, और खासकर किन एरियाज को कवर करती हैं आप, कौन से क्षेत्र में आप काम करती हैं, क्या रहता है आपका काम का दायरा? जी सर, फेडरेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि फीमेल्स के लिए ही मुझे काम करना, ऐसा बाउंडेड नहीं है, लेकिन फीमेल्स के लिए काम करना ज़्यादा होता है मुझे। तो एरिया तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी इश्यूज मैं जिनके सॉल्व कर पाती हूँ, आजकल तो सभी के कॉल आ जाते हैं, ब्लड रिलेटेड भी कॉल आ जाते हैं, ब्लड डोनेशन के लिए भी। फिर जिसकी भी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अपने लेवल पे या माननीय सर से, रोमटा सर से कह के मैं सुलझा सकती हूँ, उसको सुलझाने का प्रयास अपनी तरफ से पूरा करती हूँ। तो सपोर्ट सबका मिलता है पर्याप्त? सबका सर। एक तो इंदौर में तो यूं ही बहुत टीम वर्क बहुत अच्छा है। इंदौर यूनिट अपने आप में मतलब अच्छा काम है उन लोग, किसी से कोई ऐसी राजनीति या कुछ ऐसा होता नहीं है।
जब भी मैंने अपनी लीडरशिप में कोई भी काम शुरू किया है तो सबका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। एक अच्छे टीम वर्क के साथ हमने काम किया है जब भी काम हम करते हैं। बात तो ये सोशल वर्क को लेकर के कभी खटपट होती है घर में? खटपट ऐसे तो नहीं होती है, कहना इतना होता है कि तुझे जहाँ जाना है जा, कोई दिक्कत नहीं है। बस उनको मतलब ऐसा है कि हर जगह मेरा जाना जरूरी क्यों है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नई नई शादी है और मैं चाहती हूँ कि आप जितना साथ हैं उतना हमारा ट्रस्ट जो है वो स्ट्रांग होगा। पर उनको मुझ पे इतना भरोसा है कि वो मतलब हमेशा कह देते हैं कि तुझे जहाँ ठीक लगता है अपने डिसीजन खुद ले, जो अच्छा लगता है जैसा ठीक लगता है वो कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो खटपट बाकी तो दूसरी कुछ नहीं होती है, सिर्फ यही है कि मुझे क्यों जाना है हर जगह बस। शिखा जी, एक तो अच्छी कलाकार भी हैं आप और अच्छी खासी जॉब में भी हैं, बैंक मैनेजर भी हैं और सोशल वर्क के मामले में भी आप काफ़ी इंगेज्ड हैं। तो अब घर में जो कुछ बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, घर की जो कुछ छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं, वहाँ पर आपका हाथ कितना तंग है या मजबूत है, जरा ये ज्यादा अच्छा बता पाएंगे सर, क्योंकि क्योंकि उस अपनी मामले बुराई में में नहीं कर सकती ना। मैं सीधी से अगर सवाल पूछूं तो भाई कुछ कुकिंग वुकिंग छोटी मोटी है, कुछ वो सब भी काम काज में इंटरेस्ट है कि नहीं? वो नहीं करना बस? नहीं, वो नहीं करना ऐसा तो नहीं कह सकते, कुल मिला के कि आपने सीखा या नहीं सीखा? कुछ आज तक मैंने सफोला नोट्स बना के खिलाए हैं, मैगी बना के खिलाई है। सर जो ऑलरेडी बनी आती है उसको उबाल के खिला देती हैं। यानी उस मामले में थोड़ा सा अभी आपको पारंगत होना बाकी है। सर वैसे मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, अच्छा, मतलब थोड़ा सा स्विगी और लगता तो जोमेटो के है कि जमाने इसके में हाथ का कुछ खाना है, इतना हाँ। ये सीख ले। बाकी हाँ। मैं समझता हूँ कि ठीक है, हम चला लेंगे काम, एक दूसरे अच्छा, का मुझे ऐसा सपोर्ट क्यों लग करके। रहा है कि रघु आप कुकिंग बहुत अच्छी कर लेते होंगे? नहीं सर, मैं करता तो हूँ लेकिन कभी मतलब कुकिंग के मामले में मैं रोटी के लिए बस मेरा हाथ तंग है, बाकी तो सब्जी वगैरह तो हो जाता है। बढ़िया बना लेते हैं सर, मुझे है खाने ना? में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे वही ये मतलब आगे के लिए तैयारी हो गई है ताकि मिलता रहे बार बार। वैसे नहीं, जोमेटो और बनाने का स्विगी के ट्राई वगैरह जमाने सब करती है ये, और बनाते भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है सर। बस इसका यही है कि रेगुलर नहीं है तो थोड़ा सा इसमें रहता है। अगर रेगुलर रहेंगी यहाँ पे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा बनाएंगी, मुझे लगता है। वो सर आप भी अभी तो वही रेगुलर ना, नहीं। सर अभी हम एक्चुअली नहीं, ये रूम से अकेले रह रहे हैं तो इनको डेली बनाना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, तो अभी मतलब एक तरीके से ना गृहस्थ जीवन जो पूरा होना चाहिए उसमें अभी इतना है नहीं। हम वीकेंड्स पे आते हैं तो खाना बनाने की जरूरत पड़ती भी नहीं है ज्यादा। पढ़ते मुझे भी लगता है नहीं है। प्रैक्टिस के बाद वो चीजें थोड़ा सा आ जाएगी तो रूटीन। फिर जोमेटो और ब्लिंकिट और इन सब ने भी बिगाड़ दिया सर। बिगाड़ दिया। हाँ, वही मैं कह रहा था कि जोमेटो और स्विगी के जमाने में कहाँ सीखने की जरूरत भी है। अरे नहीं सर, सीखना पड़ेगा, जोमेटो बहुत महंगा हो गया है। हाँ, वो तो है, वो तो है सर मैं हेल्थ बिल्कुल। को लेके बहुत कॉन्शियस हूँ, इसलिए थोड़ा सा घर का ज़्यादा खाना प्रेफर करता हूँ। ये ठीक बात है। तो मतलब समय के साथ मुझे लगता है कि हो हर जाएगा चीज में सर। इंसान को कुशल होना चाहिए। जी सर, मैं मतलब वो हम जब साथ में रहेंगे तो मुझे लगता है प्रैक्टिस से वो सारी चीजें आ जाएगी। तो अब जब आप लोगों का विवाह हो गया दोनों का, उसके बाद फिर आप लोगों को देख करके भी क्या कई लोगों ने मतलब प्रेरणा ली और अपने कुछ ऐसे डिसीजन जो रुके हुए थे वो लिए? कुछ ऐसे अनुभव हैं? सर अभी तक तो ऐसे कुछ है नहीं। हाँ, एक दो लोग हैं जो करना चाह रहे हैं अभी, यानी कि वो अभी विवाह सूत्र में बंधे नहीं है लेकिन बंधना चाह रहे हैं। और बाकी कॉम्प्लीमेंट तो देते ही हैं सर लोग, अच्छा अच्छा बोल के। अच्छा। हाँ। तो घूमने वगैरह भी जाते हैं कहीं आप लोग? सर घूमने इंदौर में ही कहीं कभी चले जाते हैं, नहीं तो सर ये साल में एक बार ही मुझे घूमने ले जाते हैं, बस रिकॉर्डिंग क्लब के प्रोग्राम में। और कहीं जाने का नहीं होता है। सिर्फ अभी हम शादी के बाद जगन्नाथपुरी ही गए हैं और अब जयपुर का प्लान है शायद। ये बहुत अच्छी बात है। ये तो तो ये भी मतलब अब प्लान हो या नहीं हो, अब तो करना पड़ेगा भाई को। अब तो प्रोग्राम में और बोल दिया। नहीं, ये बिल्कुल सर एक्चुअल में रियलिटी है।
हम घूमने तो वैसे मतलब हमको भी क्या है ना, हमको फ्रेंड्स के साथ और अकेले घूमना हमारा कभी भी मतलब हमको लगा ही नहीं कि अभी घूमना चाहिए अकेले। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों अगर अकेले रहते हैं 2-3 दिन में तो बहुत बोर हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स के साथ ही सीरीज घूमना पैटर्न होता क्या है। है शिखा जी कि आप लोग उस क्षेत्र में, अब जैसे आप दोनों तो एक हो गए है ना, आप लोगों को अपनी अपनी मंजिल मिल गई एक तरह से, तो आपकी तरह और लोग भी बहुत होंगे, रघु की तरह भी होंगे, आपकी तरह भी लोग होंगे, उन लोगों के लिए भी आप लोग कुछ काम कर रहे हैं कि भाई अब शादी ब्याह के मामले में थोड़ा हेल्प कर सकते हैं किसी को? सर इनसे काफी लोग मोटिवेट हुए हैं जो गवर्नमेंट जॉब में भी हैं और पार्शली भी हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर जैसे, क्योंकि ना मतलब बात पार्शली और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की नहीं, गुड लुकिंग भी है एक तरीके से बहुत ज्यादा, तो लोगों का ये है कि सब चीजों के बाद अगर ये किसी ब्लाइंड से कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। तो इनके जो पार्शली फ्रेंड्स है काफी ज्यादा इंस्पायर हुए हैं इनसे। मैं ये कहना चाह रहा था, आप दोनों लोग इस मामले में कोई पहल करते हैं या अभी इस बारे में सोचा नहीं है सर कि लोगों को हम हेल्प सर करनी है? लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपने आप में, हम किसी को क्या मिला है। ओके। पर एक एक कपल जरूर है जिसके लिए हम हार्डली ट्राई कर रहे हैं कि उनकी फैमिली मान जाए और हम उनके लिए कुछ कर पाए, हाँ नहीं मतलब क्योंकि सवाल वो ये अपने क्या आप दो में, का हाँ नहीं है, वो सवाल ये सीरियस क्या है, दो का नहीं है जी। तो वो सीरियस है, तो हम उनके लिए जरूर थोड़ा सा देख रहे हैं कि उनकी फैमिली, अगर उनके फैमिली डिस्प्यूट हम अपना एग्जाम्पल देख के अगर सुलझा पाए तो वो सुलझे और वो दोनों एक विवाह सूत्र में बंधे जल्दी से जल्दी। असल समस्या क्या देखती हैं शिखा जी आप शादी ब्याह के मामले में ब्लाइंड पर्सन की जिंदगी में? सर मुझे लगता है ना तो कास्ट इतनी बड़ी समस्या है ना और कोई, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर दोनों ब्लाइंड जॉब में होते हैं तो फैमिली नहीं चाहती है कि उनका पैसा वो अपनी गृहस्थी शुरू कर ले या इस तरीके से। मुझे तो यही समस्या ज्यादा समझ में आती है, इसीलिए वो लोग मतलब अवॉइड करते हैं, इस सब्जेक्ट को अवॉइड कर देना चाहते हैं कि मतलब कहना ये होता है कि नॉर्मल लोगों के इतने डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तुम तो ब्लाइंड हो, कैसे निभा पाओगे। और अगर दोनों 100% ब्लाइंड ट्राई करते हैं तो सबसे पहला ये रहता है तुमको एक को हैंडल कर रहे हैं, एक और को हम कैसे हैंडल करेंगे। तो ये भी मुझे एक तो मतलब ये भी बात आती है कई बार। हाँ बहुत बार ये वाली बात आती है कि मैंने मतलब 1-2 कपल्स ऐसे देखे जो बिल्कुल चाहते हैं कि हम दोनों ब्लाइंड है फिर भी कर ले, लेकिन फैमिली ये कह देती है कि अरे दो को कैसे मैनेज कर पाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो फिर उसको पीछे हटना ही पड़ता है। क्योंकि अगर सर मेरा ऐसे सोचना, अगर लड़की की फैमिली ना भी माने तो चल जाएगा, लेकिन लड़के की फैमिली का एग्री होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़की को तो उसी के घर जाना है। नहीं, इससे पहले तो ये जरूरी है ना कि लड़का लड़की आपस में एक दूसरे की परिस्थितियों को समझना बहुत जरूरी है। सब लड़का लड़की कई बार मान भी जाते हैं, पर आप फैमिली के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते ना, जिन्होंने 20-25 साल आपके लिए किया, आप कैसे एकदम से उनके अगेंस्ट चले जाएंगे। सर हमारी फील्ड में एक थोड़ी सी चेन सी भी बनी हुई है कि किसी ब्लाइंड व्यक्ति को एक पार्शली व्यक्ति चाहिए, किसी पार्शली को नॉर्मल ही चाहिए। नॉर्मल चाहिए, बिल्कुल तो ये भी बिल्कुल, कहीं ना कहीं थोड़ा वही सा समझना इशू चाह रहता रहा था। है। बिल्कुल ठीक है। तो वही बात है कि ये इस तरह की चीजें भी कई बार मतलब जो है वो समस्या बन जाती हैं। हाँ जी सर। तो अब आप लोग दोनों लोग वैसे तो दूर दूर रहते हो, 5 दिन 2 दिन साथ रहते हो और 19-20 महीने हो गए, अच्छा खासा समय हो गया, और यूं 10 साल से एक दूसरे को जानते ही हो करीब करीब जी अब जरा देख लेते हैं आप लोग वाकई में कितना जानते हो एक दूसरे को। सर कोई सरप्राइज मत करिएगा। हाँ नहीं वो सरप्राइज कुछ नहीं है, तो सिंपल सी बात है भाई, आप लोग वाकई में कितना जानते हैं जरा ये हम भी समझना चाहते हैं। रघु भाई आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि शिखा की एक सबसे अच्छी आदत आपको कौन सी लगती है? सर शिखा की बहुत अच्छी आदत ये है कि ये पेशेंसली बहुत सारी चीज़ों को डील करती है और अच्छा नेटवर्क्स बनाने में बहुत आगे है। अच्छा, और एक सबसे बुरी आदत? सर बुरी आदत सोना। इतना रियल थोड़ी करना था। सारी समस्या की जड़ यही है। मतलब कोई समझेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन रघु भाई सोना मतलब गोल्ड या फिर नींद? नींद स्लीप। सर गोल्ड भी रखा रहे तो अवॉइड करेगी सोने के मामले में। अच्छा जी। अच्छा, तो अब रघु ये बताओ, शिखा को सबसे ज्यादा घूमने जाना कहाँ पसंद है? सर मंदिर। अच्छा जी। बहुत अच्छा।
चलिए अब शिखा जी आप बताइए और जरा सर रघु भाई की। मंदिर जी। है, लेकिन ये सबसे ज्यादा एक्साइटेड आपका जब वीडियो आता है ना, ये अपना रिकॉर्डिंग क्लब का, जी मतलब वो ये वीडियो आते ही बोल देती मुझे कि सर कुछ भी बोलेंगे अपन चलेंगे। ये तो एक यार अलग बात हो गई रघु नहीं भाई। एक्चुअली ये सच बात है सर। एक्चुअली आपका वीडियो आया था, मैंने देखा कि सर की आवाज आ रही है, क्या देख रही है, तो बोले सर का वो मैसेज है अपने वो चल रहा है। तो मैंने पूछा कहाँ है, तो बोले कहीं भी हो। लोग कहेंगे संदीप अपनी तारीफ करवा रहा है कि कार्यक्रम कर रहा है। नहीं हम खुद ही कर रहे हैं सर। अब शिखा जी आप बताइए रघु की सबसे अच्छी आदत आपको कौन सी लगती है? एक सर एक भी वही एक भी मैं अच्छी नहीं लगती है? ज्यादा है। ज्यादा है तो मैं सोच रही हूँ क्या बताऊँ एक्चुअली। सर बहुत लिबरल है, बहुत सपोर्टिव है, भरोसा बहुत करते हैं, सबसे अच्छी Caring। आदत तो मुझे। हाँ केयरिंग नहीं है, ठीक ठीक है केयरिंग तो मतलब ट्रस्ट कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने में ठीक है, मतलब भरोसा मतलब कि बहुत ज्यादा करते हैं मुझ पे कि किसी का भी मतलब मेरे पास क्योंकि सोशली कनेक्शन है ना, तो रात को 11 बजे भी किसी का फोन आता है, कभी नहीं पूछेंगे कि किसका कॉल है और क्यों किया। तो बहुत ज्यादा मतलब इस मामले में मुझे बहुत ज्यादा। और दूसरा ये कि पेशेंस, इनमें भी पेशेंस बहुत है। जो मेरे साथ 1 साल डील कर ले उसमें तो बहुत पेशेंस है, मैं ऐसा मानती हूँ। बहुत पेशेंस हाँ के 1 साल साथ। 7 महीने ऊपर भी हो गए। हाँ वही तो पेशेंस बहुत है। मतलब मैं तो कभी जैसे अपसेट हो जाती हूँ किसी किसी बात पे या बहुत हाइपर हो जाती हूँ कभी भी, तो बहुत कामली डील कर लेते, सब मैनेज हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा ऐसा। सबसे बुरी आदत? सर जब भी बोलते कभी टाइम पे घर नहीं आते। ओ हो वाह भाई वाह। अगर 8 बजे का कहा मैं 8 बजे तक आ जाऊंगा तो आप मान के चलो कि वो तो 2-2.5 घंटे तो ऊपर जाने ही है। हाँ ये ओ साहब जी ये ठीक नहीं है। हाँ सर 10 बजे का बोल के जाएंगे तो जाने नहीं देगी। हाँ इस चक्कर में तो ये प्रोग्राम कम से कम 1 साल से टल रहा है। ये बात तो है रघु भाई, मैं भी इसमें थोड़ा सा प्रमाण दे सकता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। तो एक और बात पूछ लेते हैं। अच्छा रघु को शिखा फिल्में देखने का शौक है कि नहीं? बहुत बहुत तो बहुत सबसे ज्यादा। पसंदीदा फिल्म कौन सी है रघु की? जिंदगी न मिलेगी दोबारा। ओ हो हाँ तो मिल गई ना एक बार तो जिंदगी अब क्या। चलिए बहुत अच्छी बात है, आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए। और अब करीब करीब हमारा समय भी हो गया है पूरा। तो श्रोताओं हमने शिखा जी और रघु जी से बात की आज हमराही कार्यक्रम में चलते चलते, लेकिन अभी इनको छोड़ेंगे नहीं। चलते चलते रघु भाई क्या संदेश देंगे हमारे सुनने वालों को? सर मेरा ये संदेश रहेगा कि ब्लाइंड्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप में अपग्रेड करना पड़ेगा। और एक्सरसाइज की तरफ किसी का ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है। सेशंस बहुत अच्छे रहते हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी रहती है। एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटीज कहना चाह रहे हैं आप? हाँ वो मुझे लगता है कि थोड़ी करनी श्रोताओं मैं आप सबको बता दूं रघु को जिम जाने का बड़ा शौक है जी। दूसरा ये है सर कि मतलब सबकी बात नहीं है, बहुत सारे ब्लाइंड्स ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं अभी, लेकिन थोड़ी सी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक कहीं ना कहीं कोर्स होना चाहिए या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए हम लोगों के बीच में। टाइम टू टाइम सेशन होते रहने चाहिए। हाँ और मुझे लगता है कि ये आपको नहीं लगता रघु भाई इस तरह के प्रोग्राम भी काफी इसमें योगदान दे सकते हैं? बिल्कुल सर। मुझे लगता है कि ये तो बचपन से ही चीज़ें होनी चाहिए सर। हमें स्कूल में जब पढ़ाते हैं जब भी हमें सब चीज़ें सिखानी चाहिए तो ज़्यादा इजी रहेगा। क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर कोई बड़ा हो जाता है, उसको अगर किसी चीज़ के बारे में टोकते हैं ना, तो हमको भी 2 बार सोचना पड़ता है, क्या पता इन्हें बुरा लग जाए ना लगे। तो वो थोड़ा सा रहेगा बस। बाकी जी बहुत खूब, बहुत 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 धन्यवाद रघु भाई। और शिखा जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे चलते चलते आप सभी श्रोताओं को क्या मैसेज देंगी? सर मैं सभी श्रोताओं को तो नहीं, पर्टिकुलर गर्ल्स को जरूर देना चाहूंगी कि डिसीजन मेकर होना चाहिए हर लड़की को। उसमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो हर डिसीजन मतलब कम से कम कुछ डिसीजन तो अपने हैंड पे भी ले सके। हर बात के लिए मतलब मान लो शादी हो गई तो हर बात के लिए, छोटी छोटी बात के लिए अपने हस्बैंड पे या किसी पे डिपेंड ना रहे। और अपने अंदर भी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए लड़कियों में कि वो भी ये सारी चीजें कर सकती हैं। और क्योंकि मैं जैसे प्रोग्राम्स में भी कई बार देखती हूँ कि हाँ हो जाता है लास्ट मोमेंट पे हस्बैंड या फिर फैमिली या किसी भी वजह से कैंसिल हो जाती है चीजें, तो
खुद को, लड़कियों को भी अपने आप में एक आत्मविश्वास भर लेना चाहिए। बहुत खूब। तो श्रोताओं, ये रहा आज का हमराही कार्यक्रम। उम्मीद है आपको हमेशा की तरह बहुत पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा 9414151415 पर। और एक बार फिर से शिखा जी और रघु जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए। जी तो धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए, इसमें चांस देने के लिए। चलिए, तो श्रोताओं फिर मिलते हैं अगले रविवार किसी और हमराही के साथ। तब तक रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार सर। अब आप सबको करना क्या है, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है।